हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। आज हम लोग जीएस का बहुत ही स्टडी जीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। यूनाइटेड नेशंस कि यूनाइटेड नेशन से पहले वर्ल्ड कैसा था, कैसे बना यूनाइटेड नेशंस, कैसे काम करता है और आज की नीड क्या है। ये टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। मेरा नाम है अर्पण मिश्रा और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, यूनाइटेड नेशन से पहले एक लीग ऑफ नेशंस को अप्रूव किया गया था 1919 में। वुडरो विल्सन 1919 में इन्होंने इस नेशनल लीग ऑफ नेशंस की जो है स्थापना के लिए बात की। अमेरिकी सीनेट क्या होता है? जो अमेरिका का जो सांसद होता है उसको कहते हैं सीनेट। ठीक है, वर्साई की संधि में हम लोग नहीं जाएंगे इतना, येलो टॉपिक में हल्का चले जाएगा हम लोगों को। कि प्रस्ताव रखा है वर्ल्ड वार 1 के बाद में कि विश्व शांति के लिए हम लोगों को इस पे काम करना चाहिए। एक ऐसे पावरफुल देशों का एक समूह बनाना चाहिए जो कि इस समूह को अच्छे से कार्यरत कर सके और विश्व में शांति की स्थापना हो सके। 10 जनवरी 1920 को क्या हुआ? द लीग ऑफ नेशनल फॉर्मली अपने रूप में आ गई। तो इस समय इसमें 42 नेशनल देश थे। इस समय इसमें 42 सदस्य शामिल हुए थे, 42 देशों के सदस्य शामिल हुए थे। एक देश का मतलब एक सदस्य। और इसमें 4 परमानेंट मेंबर थे: ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। उस समय के ये चारों पावरफुल कंट्री थे। इसके अलावा 2 पावरफुल कंट्री का इसमें नाम नहीं जोड़ा गया है, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। यूएसए ने बनवाने में हेल्प जरूर की थी, लेकिन इसका परमानेंट मेंबर नहीं बना था क्योंकि वो अपने आप को समझता था एसोसिएट पावर। वर्ल्ड वार 1 में यूएसए ने किसी का साथ नहीं दिया, ये बात ध्यान रखना। उसने साथ दिया सही गलत का, तो सही का साथ उसने अपने दम पे दिया कि एक एसोसिएट पावर के रूप में दिया कि मैं खुद में एक ताकत हूँ, तो मैं ये साथ दे रहा हूँ कि मैं खुद में क्या कर सकता हूँ। तो उस समय के 4 जो प्रभावशाली देश थे पूरे विश्व में, वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। इटली को हम लोग ओटोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, ओटोमन एम्पायर का बोल रहा हूँ, वो टर्की था। इसको हम लोग कहते हैं रोमन एम्पायर। आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यू में देखते होंगे रोमन रेंज को, वही समझ लीजिए आप। तो 1920 से लेकर 30 तक तो बहुत सब कुछ सही चलता था कि हाँ, पूरे विश्व में शांति थी। कहीं अगर कोई छोटा मोटा विवाद होता था तो लीग ऑफ नेशन मिलके उसको शॉर्ट आउट कर लेती थी। लेकिन 1930 से ये लीग जो काम करना चाहिए था वो सही से काम कर नहीं पाई और इनइफेक्टिव साबित हुई, अप्रभावशाली साबित हुई। कैसे? 1933 में जापान जापान जो कि एक परमानेंट मेंबर था, उसने चीन के एक क्षेत्र है मंचूरिया, उस पर कब्जा कर लिया। उस पर हमला करने में सफल हो गया। अब बल्कि जो बाकी देशों जो देश बचे थे, उन्होंने कहा लीग ऑफ नेशन से कि जापान गलत कर रहा है, जापान पे कोई कार्रवाई करें। अब वो कार्रवाई कर ही नहीं पाए, उससे पहले उन्होंने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और कुछ किए बिना लीग ऑफ नेशंस से इस्तीफा दे दिया, अपने आप को वापस निकाल लिया, लीग से बाहर निकाल लिया जापान ने। देखिए, उस टाइम पे क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा ज़मीन की भूख होती थी कि कैसे भी करके हम किसी और देश की लैंड को एक्वायर कर सकें। क्योंकि यही माना जाता था, जितने भी मोनार्की देश होते हैं, मोनार्की मतलब कि जहाँ पे राजा महाराजा होते हैं, वहाँ ये माना जाता था कि किसी का देश कब्जा करना, हम लोग विजय यात्रा पर निकले हैं। आपने सुना होगा महाभारत वगैरह में, अश्वमेध यज्ञ छोड़ा जाता था, श्री राम जी ने छोड़ा था। क्या हम अश्व छोड़ दिया, जहाँ तक जाएगा वहाँ पर हमारा वर्चस्व है। तो ये क्या है? लैंड एक्वायर करने का तरीका
कि हमें लैंड के लिए लड़ाई लड़नी है, क्योंकि सबको पता था कि एक चीज़ हम सब कुछ बढ़ा सकते हैं, पैसा बढ़ा सकते हैं, सब कुछ बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक ज़मीन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जितनी है वो लिमिटेड है, उसको बढ़ा नहीं सकते, उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो इस बार इसीलिए आदमी क्या करता था, दूसरे देशों पे कब्जा करता था, जो कि आज चाइना भी करता है कि हाँ, एलओसी के आसपास देख लीजिए, या फिर एलएसी के जो लद्दाख का रीजन है पेंगोंग लेक के आसपास, वहाँ आज भी हमारी आर्मी खड़ी हुई है। ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, ये रीजन, ये वाला, ये है मंचूरियन रीजन, और ये जापान का रीजन है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। ये एरिया मंचूरिया का ये कब्जा कर लिया था जापान ने 1933 में। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, इटली ने इथोपिया का रीजन कब्जा कर लिया, और फिर से लीग ऑफ नेशन कुछ कर पाती उससे पहले सारा काम कब्जा हो चुका था। उस समय इटली के जो मुखिया थे वो थे बेनिटो मुसोलिनी। इनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, जब तक बात करने की कोशिश हुई उतने समय में इथोपिया को इटली ने कब्जा कर लिया। मैं आपको इथोपिया का रीजन दिखाता हूँ जो उस समय कब्जा किया गया था। उस टाइम पे इटली का यहाँ पे साम्राज्य था, जो हम लोग कहते हैं सोमालिया। ये एरिया कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे ब्रिटिश का साम्राज्य था, वो चाहता वो भी एक्सपेंशन कर सकता था, लेकिन वो लीग ऑफ नेशन के में बंधा हुआ था। तो ये पूरा जो लाइट ऑरेंज में जो है कलर है, इस ये पूरा रीजन कब्जा कर लिया इटली ने यहाँ से। और यहाँ भी इटली का कब्जा था एरिट्रिया में। ये वो रीजन है जहाँ पे जिबूती है। जिबूती चाइना का जो मिलिट्री बेस है वो यहाँ पर है। जैसे ही कब्जा हुआ, इटली ने भी लीग ऑफ नेशंस की बात नहीं मानी और लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया। तो जब दो पावरफुल देश जो कि परमानेंट मेंबर थे उन्होंने छोड़ दिया, तो धीरे धीरे काफ़ी देशों ने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया। और जब ऐसा होने लगा, इसका मतलब क्या है कि लीग ऑफ नेशंस कमज़ोर पड़ गई। और इसका एहसास तब हुआ जब 1939 में 38 में ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के साथ सीधे बातचीत की कोशिश की, लेकिन 1939 में वे विफल हो गए। और हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया, मतलब कि पोलैंड पर कब्जा कर लिया। हिटलर ने सबसे पहला जो कब्जा किया था वो किया था पोलैंड पर। पोलैंड के बिल्कुल नज़दीक में आज के मैप में चेकोस्लोवाकिया पाया जाता है। हिटलर ने कब्जा कर दिया, और ऐसा कब्जा हुआ कि उस टाइम पे द लीग ऑफ नेशंस जहाँ मुख्यालय था वो बिल्कुल बंद हो गया। बिल्कुल जिनेवा बिल्कुल खाली हो गया। और जब कोई ताला पड़ जाता है, इसका मतलब क्या है भैया, बंद हो गया कर रहा है, जाओ ख़त्म, फिनिश। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन बिल्कुल बंद हो गई। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जब भी मैं बात करूंगा प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का अर्थ होगा यूएसए के प्रेसिडेंट। और जब प्राइम मिनिस्टर बोलूंगा तो वो ब्रिटेन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ब्रिटेन में जो प्रेसिडेंट होता है वो मोनार्की सिस्टम से आता है, वहाँ राजा महाराजा के खानदान से होता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, इन ये लोग व्हाइट हाउस में मिलते हैं 1941 में, और एक कॉन्फ्रेंस बुला तय करते हैं कि एक काम करते हैं, जैसे कि आपने वर्ल्ड वार वन में, मतलब वर्ल्ड वार वन में अमेरिका ने जो एसोसिएट पावर का रोल किया था, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक एसोसिएट पावर का एक ग्रुप बनाते हैं। इसमें 4 देश होंगे, और वो 4 देश होंगे यूएसएसआर, यूएसए, यूके, सोवियत यूनियन मतलब कि यूएसएसआर, और रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये 4 देश मिलकर परमानेंट मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हानि हो रही थी वो हुई थी चाइना को। जापान ने लगभग 50% चाइना कब्जा कर लिया था। तो ये 4 देश जो हैं मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको कहते हैं एसोसिएट पावर। ये बात तय हुई, और डिक्लेरेशन, इसका नाम दिया ग्रुप को यूनाइटेड नेशंस। 1942 के न्यू ईयर पर यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन पास होता है और साइन किया जाता है।
लेकिन विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इसमें हम लोग फ्रांस फ्रांस को नहीं छोड़ सकते। फ्रांस भी एक ताकतवर देश है और फ्रांस को मिलाना चाहिए। तो 1944 में फ्रांस को भी इसमें मिलाया गया। तो स्टार्टिंग में अगर पूछा जाए कि परमानेंट जो मेंबर जो आज के टाइम देखते हैं हम लोग 5 हैं, वो जब शुरुआत हो रही थी तो उस समय 4 थे, फ्रांस नहीं थे। फ्रांस की रिकमेंडेशन की थी विंस्टन चर्चिल ने, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। तो अभी यूएन ऑफिशियली जब बनता है तो बनता है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को हम लोग कहते हैं यूएन डे। आज भी हम लोग उसको मनाते हैं यूएन डे के नाम से। इसमें 5 परमानेंट मेंबर थे सिक्योरिटी काउंसिल के, जो पूरे विश्व की सिक्योरिटी संभालेंगे, कहा जाता था। यूएस, यूके, फ्रांस, सोवियत यूनियन और रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये तो 5 परमानेंट मेंबर हो गए। और इनके अलावा 46 कंट्री, मतलब 46 और देशों ने भी साइन किए थे। तो कुल मिलाकर 51 सदस्य थे जब यूएन की फाउंडेशन हुई। तो आपका अगला सवाल आना चाहिए कि क्या इसमें भारत था? तो हाँ, भारत था, क्योंकि 1945 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने इसको साइन किया था, यूनाइटेड नेशंस को, क्योंकि हम लोग उसमें ब्रिटेन के अंडर में आ रहे थे। एक और बारीकी भी ध्यान दीजिएगा, द रिपब्लिक ऑफ चाइना मैंने बोला, मैं अभी येलो से मार्क करता हूँ, समझ जाएंगे। द रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज के टाइम हम लोग चाइना पढ़ते हैं, उसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ये है मेनलैंड चाइना जो हम लोग पढ़ते हैं। रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम है ताइवान का। देखिए, ये यूएन का साइन है। तो यूएन को कहा गया एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन एम था कि इंटरनेशनल पीस रहे, सिक्योरिटी हो, लोगों के बीच में फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। ठीक। और ये सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे परिचित और सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और सबसे सबसे शक्तिशाली संस्था है। एक बहुत, आज के टाइम में इसमें 193 कंट्रीज हैं। 193 कंट्रीज का मतलब कितने, पूरे अराउंड 90%, 99% कंट्रीज के मेंबर हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रुप है ये। अब ग्रुप है तो हेडक्वार्टर भी होगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो बनाया गया न्यूयॉर्क सिटी में। जिसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। वर्ल्ड वार 2 के बाद में इसकी स्थापना की गई और ये आज भी अच्छे से काम करता है। इसके कुछ चार्टर थे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए, सुरक्षा बनाए रखें, मानव अधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स की रक्षा करनी चाहिए, मानवीय सहायता पहुंचनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब सतत विकास को बढ़ावा देना चाहिए, और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ हैं उनको बनाए रखा जाए। जब स्थापना हुई थी तो 51 सदस्य थे और आज की डेट में 193 कंट्रीज हैं। और सबसे नया जो कंट्री है वो है साउथ सूडान, 2011 में बना था। तो एज एन इंडियन हम लोगों से पूछा जाए कि विश्व में कितने देश हैं, तो हम लोग आंसर देंगे 193, क्योंकि हम लोग खुद यूएन के सदस्य हैं, तो हम लोग उतने ही देश मानेंगे। ठीक। अब इसके कुछ मुख्य कारण, मुख्य इसके अंग बनाए गए, जैसे कि जनरल असेंबली, जिसको महासभा कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, बाकी चारों के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे यूएन सेक्रेटरीट तक का भी। बाकी इसको छोड़कर
जो बाकी 4 हैं, इनका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर है द हेग, जो कि पड़ता है नीदरलैंड में, और नीदरलैंड की यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक, तो इसका हेडक्वार्टर है द हेग में, बाकी सबका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ेगा आपको सॉरी न्यूयॉर्क में। अब जो इनकी बॉडी है, जरा इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, यूएन की जो बॉडी है, जो कैसे काम करती है। जनरल असेंबली, जनरल असेंबली में सभी के सभी जो मेंबर हैं 193 आते हैं। ठीक, उन सबकी उनका सबका कोई ना कोई कंट्री से नेतृत्व करने के लिए आता है, वो बात करता है। और ये पहली बार जो सेशन हुआ था वो हुआ था 10 जनवरी 1946 को। कहाँ हुआ था? लंदन में। जगह का नाम क्या था? मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए, इनके बेसिक नॉलेज है ये। जनरल असेंबली में क्या होता है? एक प्रेसिडेंट होता है और 21 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और जो 21 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कोई भी एक कंट्री से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये 21 वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये कोई भी दो प्रेसिडेंट एक कंट्री से नहीं होंगे, ये 21 कंट्री से 21 मेंबर लिए जाएंगे रैंडमली। ये ध्यान रखना इस चीज़ का कि कोई भी एक देश से दो उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो जनरल असेंबली के हेड हैं वो हैं वोल्कन वोस्किर, इनका ये फ़ोटो है। ये बिलोंग करते हैं टर्की को। और ये देखिए जनरल असेंबली का बहुत अच्छा फ़ोटो है। तो आप इनका नाम और इनका ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आपको पता होना चाहिए। वोल्कन वोस्किर। अगर आप एग्ज़ाम आपके 1-2 साल बाद होते हैं तो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार इनका नाम चेक कर लें, हो सकता है कि ये बदल जाए। जनरल असेंबली के बाद आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। इसमें 10 नॉन परमानेंट परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनका टर्म होता है 2 साल। 4 जनवरी 2021 से भारत भी नॉन परमानेंट मेंबर है 2 सालों के लिए। ठीक है, मैं इस ग्राफ को ज़रा जूम कर देता हूँ, देखिए। ये नॉन परमानेंट सी मेंबर्स का आवंटन किया गया है कि कैसे कैसे बांटा जाता है। इसमें आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें पूरा, इसकी पूरी बढ़िया से नोट्स बना लें। ये काम आने वाली चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अफ्रीका से 3 मेंबर होंगे, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप और अदर से 2, ईस्टर्न यूरोप से 1। तो आपका जो गूगल करना है या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपलोड करें। तो एशिया से एक तो है इंडिया, तो दूसरा नॉन परमानेंट मेंबर कौन है, उसका नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सिक्योरिटी काउंसिल का फ़ोटो है, बहुत ज़बरदस्त फ़ोटो है। जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर क्या करती है? कोई प्रस्ताव भेजा गया, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन लिया, तो चाइना उसको क्या करता है? वीटो कर देता है। वीटो का मतलब क्या है? उसके ऊपर बहस नहीं होगी। ठीक, बहस नहीं होगी। अब बहस नहीं होगी तो बात ही खत्म होगी, किसी पे कोई बात क्या होगी? तो वीटो यूज़ कर लेता है। जैसे कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान ने किया था, तो इंडिया के लिए फ्रांस ने रशिया ने वीटो का यूज़ किया था, और ब्रिटेन ने भी वीटो का यूज़ किया था। सबसे पहले हम लोग मदद करने के लिए आया था फ्रांस। आज के टाइम में फ्रांस इंडिया का बहुत ही अच्छा फ्रेंडली कंट्री है। जैसे कोविड के टाइम देख रहे हैं कि बाकी देशों ने ऑक्सीजन भेजे, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन जनरेटर्स भेजे हैं। आप जनरेट कर सकते हैं, आपको 20 साल तक सेवा करेंगे। ठीक, तो वीटो का यूज़ कर सकते हैं। और ये वीटो पावर जो होती है 10 अस्थायी सदस्य 2 साल की शर्तों के लिए आयुक्त की जाती हैं। प्रति वर्ष 5 सदस्य राज्यों में, राज्यों का मतलब कंट्री से है यहाँ पर, क्षेत्रीय आधार पर महासभा द्वारा मतदान किया जाता है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक महीने वर्णाक्रम में घूमती रहती है। वर्णाक्रम का मतलब अल्फ़ाबेटिकली।
तो जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनमें जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो हेड होते हैं, वो 5 अल्फ़ाबेटिकल नंबर से एक बार हेड हर महीने हेड बनता जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का। हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ ली, जनरल असेंबली पढ़ ली, सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ ली। अब आता है इकोसोक, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोसोक का काम क्या होता है, इसमें 54 मेंबर हैं, 54 मेंबर आज की डेट में हैं और हमेशा 54 ही रहेंगे। ठीक है, इसको चुनने का तरीका होता है, अब बताऊंगा आगे। जो इसमें 54 मेंबर होते हैं, वो 3 साल के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, और इसमें जो प्रेसिडेंट होता है, वो 1 साल के लिए सेलेक्ट हो जाता है। ठीक। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी मीटिंग या तो न्यूयॉर्क में होती है या जिनेवा में होती है। इकोसोक का मतलब है इकोनॉमिक, जैसे नाम से बता रहा है कि आर्थिक, हम कैसे अपने आपस के देशों के बीच में व्यापार बढ़ा सकते हैं, या व्यापार के लिए कौन कौन से नियम हम लोग कर सकते हैं, किसमें समाज में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स को लेकर, ये सब बातें किसमें होती हैं, इकोसोक में होती हैं। सोशल काउंसिल और इकोनॉमिक काउंसिल दोनों का कंबाइन है ये इकोसोक। ये 54 मेंबर को सिलेक्शन करने का तरीका है। 14 आएंगे साउथ अफ्रीका से, एशिया पैसिफिक से आएंगे 11, ईस्टर्न यूरोप से 6, लैटिन अमेरिका मतलब कि साउथ अमेरिका, और कैरिबियन मतलब कैरिबियन जो आइलैंड्स पड़ते हैं, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है, ये कनाडा है, नीचे साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे जो आइलैंड है, इनको ये कहलाते हैं कैरिबियन आइलैंड्स। वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से 13, ये टोटल आवंटन है। अच्छा हाँ, इकोसोक के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है मुनीर अकरम। मुनीर अकरम, ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान को। ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान को। इकोसोक के हेड हैं ये प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर द हेग में, नीदरलैंड में। ये बनाया गया था 1945 में। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। नंबर ऑफ जज इसमें कई बार पूछा जा चुका है कम्पिटिटिव एग्जाम में। इसमें 15 जज होते हैं जो कि 9 साल की सेवा करते हैं। इसको अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली द्वारा। जो हमने पहला टर्म पढ़ा था जनरल असेंबली, जिसमें 193 की चेयर पड़ी हुई थी, जिसके हेड हैं हमारे तुर्किश। ठीक है, तो जनरल असेंबली द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है 15 जज को, जो जो जॉब करते हैं, अपनी सेवा देते हैं 9 वर्ष के लिए। ये काम करती है दो देशों के संबंध के बीच में, कि कोई बिजनेस रिलेटेड कोई इशू होता है, कोई बॉर्डर रिलेटेड कोई इशू होता है, तो इसमें अगर लेके जाना चाहते हैं वो लोग, तो ले जाते हैं, तो इसका फैसला होता है। ये देखो, इसका बहुत ही खूबसूरत फोटो है। ये है इसकी बिल्डिंग, नीदरलैंड में जो बिल्डिंग है द हेग में, आईसीजे की ये बिल्डिंग है। ये इसके अंदर का फोटो है। ये देखिए 15 जज की ज्यूरी बैठी हुई है पूरी। फिर आता है सबसे लास्ट में यूएन सेक्रेटरी, संयुक्त राष्ट्र सचिव। ये इनका फोटो है। इनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। इनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल को। ये यूनाइटेड नेशन के चेयरमैन है। और देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है न्यूयॉर्क की। ये बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे यूएन के अलग अलग हेडक्वार्टर है, जनरल असेंबली वगैरह सब कुछ। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये। ये बिल्डिंग पाई जाती है न्यूयॉर्क में। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में नीड ऑफ द आवर क्या है। हम लोगों ने जब सारे टॉपिक कवर कर लिए, नीड ऑफ द आवर क्या है। एक बहुत ही बढ़िया कोट है आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। व्हेन वी आर स्ट्रांग वी वर नेवर अ थ्रेट टू द वर्ल्ड, व्हेन वी आर वीक वी नेवर बिकम अ बर्डन ऑन द वर्ल्ड। तो मोदी जी ने कहा जब हम ताकतवर होंगे तो पूरे देश विश्व में किसी के लिए खतरा नहीं होंगे, और जो कमजोर होंगे तो विश्व में किसी के लिए बोझ नहीं बनेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। इसका कारण क्या है, जरा कारण को देख लेते हैं। ये देखिए,
इंडिया ने 4 जनवरी 2021 को एक नॉन परमानेंट सीट को हासिल किया। भाई मोदी जी, बहुत लोग बुराई करते हैं कि हाँ मोदी जी बार बहुत विदेश पहुंच जाते हैं। तो भैया विदेश जाते हैं वहां से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हासिल करने के लिए। वोटिंग होती है जनरल असेंबली में, अपने देश का प्रभाव बढ़ाने के लिए। तो वहाँ जाते हैं, उनके लिए अच्छा करते हैं, उन्हें 4 फ़ायदे बताते हैं और अपना फ़ायदा लेके आते हैं, तो वो लोग वोट करते हैं। तो हम लोगों को चाहिए एक परमानेंट सीट। ये लिखा, अ परमानेंट सीट इन द यूएनएससी विल गिव इंडिया इमेंस पावर एंड द इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल डिसीजन मेकिंग एंड आल्सो फर्दर सम द कंट्रीज इंटरेस्ट। ये आर्टिकल किसी इंडियन अखबार का नहीं है, ये आर्टिकल है द डिप्लोमेट का। ये पब्लिश होता है जापान और यूएसए में। ठीक, लिखा हुआ फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर लेस डाउट एट द दोस स्कल्टिंग रिफॉर्म एट द यूएन। कि जब यूएन बनाया गया था तो उस समय क्या था, ताकतवर देशों का समूह था। लेकिन आज क्या है, आज जरूरी नहीं कि वो ताकतवर है, आज हम लोग उनसे ज़्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं। चाइना को उस समय लिया गया था एक कमज़ोर देश के मुताबिक, और आज आज जो है चाइना पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट है, इवन यूएसए के लिए भी थ्रेट है। कितना भेदभाव है आपको दिखाता हूँ मैं मैप में। चलो यहीं से दिखा देता हूँ। अफ्रीका जो परमानेंट मेंबर हैं, हाँ यहाँ समझिए, जो परमानेंट मेंबर हैं P5 जिनको हम लोग कह सकते हैं, अफ्रीका से, एक अफ्रीका पूरा एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ से एक भी कंट्री नहीं है। साउथ अमेरिका से एक भी कंट्री नहीं है। एशिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री है, वही चाइना, एक कम्युनिस्ट पावर। यूरोप में देखो, यूरोप में फ्रांस है, यूके है, फ्रांस, यूके और रशिया। अकेले यूरोप में 3 पावर हैं, एशिया में एक, साउथ अमेरिका के में एक भी नहीं, अफ्रीका में एक भी नहीं। तो इंडिया क्या करता है, साउथ अफ्रीका में सपोर्ट करता है, सॉरी, साउथ अमेरिका में सपोर्ट करता है ब्राज़ील को, कि ब्राज़ील आए और हम ब्राज़ील के लिए वोट करें या ब्राज़ील हमें वोट करे। अफ्रीका के लिए वोट करता है वो साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका हमें वोट करे। तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा। ये हमारी आज की नीड ऑफ द आवर है कि हम लोग को यूएन में रिफॉर्म चाहिए और इंडिया को एक परमानेंट सीट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी जीडीपी है इंडिया, बहुत ही ताकतवर देश है आज के टाइम पे। तो इंडिया को, इसी को ध्यान रखते हुए ये कोड बोला था मोदी जी ने, कि जब हम ताकतवर होंगे तो किसी के लिए खतरा नहीं बनेंगे पूरे वर्ल्ड के लिए, और जब वीक थे तो बर्डन भी नहीं थे किसी के लिए। तो बहुत अच्छा ये कोट है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। पसंद आया है तो इसमें लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।